अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में मोनो का मतलब है सिंगल या वन, और सेकेराइड वर्ड जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब है शुगर। तो मोनोसेकेराइड्स वो शुगर हैं जो सिर्फ एक शुगर से मिलकर बनी हैं। ये सिंपल शुगर हैं और मीठी होती हैं टेस्ट में और पानी में आसानी से हल हो जाती हैं, लेकिन आप इनको फर्दर तोड़ नहीं सकते या उनकी हाइड्रोलिसिस करके मज़ीद सिंपल शुगर्स नहीं ले सकते, क्योंकि पहले ही वो एक शुगर है तो उसको तोड़ने के बाद आपको मज़ीद शुगर नहीं मिलेंगी। अगर इनका जनरल फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास आ जाता है CH2ON। N का मतलब है कि यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोनोसेकेराइड्स में जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके साथ OH लगा होता है सवाए सिर्फ एक कार्बन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास राइबोस शुगर इसकी एग्जांपल में आ जाती है। ये हमारे पास कार्बन की चेन जा रही है, यहाँ पर भी OH है और इसके साथ भी OH अटैच है, जबकि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ OH अटैच नहीं है, बल्कि ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H इस तरह से आ जाता है। तो ये एक कार्बन है जिसके साथ OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होता। अब हमारे पास मोनोसेकेराइड्स एल्डो शुगर्स भी हो सकती हैं और कीटो शुगर्स भी हो सकती हैं। एल्डो का मतलब है कि इनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। कीटो का मतलब है कि इनके साथ कीटोन ग्रुप अटैच होता है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसकी वीडियो मैं आई बटन में शेयर कर देती हूँ, अगर आपने देखनी हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मोनोसेकेराइड हमारे पास ट्रायोजिस भी हो सकती हैं, इसका मतलब है कि 3 कार्बन पे मुश्तमिल। टेट्रोजिस भी हो सकती हैं, इसका मतलब है कि 4 कार्बन पे मुश्तमिल। पेंटोजिस भी हो सकती हैं जिसका मतलब है कि 5 कार्बन। हेक्सोजिस का मतलब है 6 कार्बन और हेप्टोजिस का मतलब है 7 कार्बन। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसी तरह से हमारे पास उसकी नेमिंग भी चेंज होती जाएगी। नॉर्मली ये लीनियर स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही सोल्यूशन में जाती हैं तो ये क्या करती हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना लेती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो आ रहा है ये रिंग स्ट्रक्चर है। ये रिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और शुगर के टूटने को कम कर देता है और टूटने के चांसेस को कम कर देता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है राइबोस, जो कि पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब है कि इसके अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और ये 5वां कार्बन। इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कहलाता है राइबोफ्यूरानोज। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है ग्लूकोज, जो कि हेक्सोज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हेक्सोज है। हेक्सोज का मतलब है कि इसके अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6। जब ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती है तो इसको कहलाते हैं हम ग्लूकोपायरानोज। मज़ीद पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोज शुगर है, इसका मतलब है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। नॉर्मली ये फ्रूट्स में पाई जाती हैं, यानी कि ग्रेप्स में, फिग्स में और डेट्स जिनको हम खजूरें कहते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो 0.8% होता है। ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं और ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स बनाती हैं, यानी कि बड़े या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाती हैं जिसमें हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजीन और सेलुलोज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो बना देते हैं। ग्लूकोज हमारे पास बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या करते हैं कि पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूरज की रोशनी में इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हमारे पास ग्लूकोज दे देते हैं और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो आपको 770.6 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि इतनी सोलर एनर्जी उसने अपने अंदर स्टोर की होती है केमिकल एनर्जी की सूरत में। तो जब टूटती है तो वो एनर्जी बॉडी को देती है और उससे आप यूज़ कर सकते हैं। जब ग्लूकोज टूटेगी तो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। यही वजह है कि वो तमाम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपने साथ ग्लूकोज के मशरूब रखते हैं, ताकि जैसे ही एनर्जी कम होना शुरू हो वो मशरूब पीते हैं और ग्लूकोज जैसे ही बॉडी में जाती है उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। दूसरी किस्म हमारे पास आ जाती है ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगो का मतलब है शॉर्ट और सेकेराइड का मतलब आ जाता है शुगर, यानी कि हमारे पास ये शुगर्स हैं जो छोटी हैं लेकिन मोनोसेकेराइड से बड़ी हैं। ये लेस स्वीट होती हैं या मीठी होती हैं और कम
डिज़ोल्व होती हैं पानी के अंदर, लेकिन जब ये टूटती हैं तो हमारे पास 2 से 10 सिंपल शुगर्स आसानी से मिल जाती हैं। हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर डाई का मतलब है 2, यानी कि 2 शुगर आपस में मिलती हैं तो हमारे पास डाइसेकेराइड्स बन जाती हैं। इसके साथ साथ ये ट्राइसेकेराइड्स भी हो सकती हैं। ट्राई का मतलब है 3, यानी कि 3 शुगर आपस में मिलती हैं तो हमारे पास ट्राइसेकेराइड्स बन जाते हैं। अब जब भी 2 शुगर्स एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो वो एक ख़ास बॉन्ड बनाती हैं जिसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जैसे ही 2 शुगर्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है सुक्रोज। सुक्रोज जिसको हम केन शुगर भी कहते हैं, इसको हम केन शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुगर केन से ली जाती है। सुक्रोज मिलकर बनी है ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सुक्रोज है। जब आप सुक्रोज को तोड़ते हैं तो हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल बनता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है C12H22O11। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लैक्टोज की, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि ये मिल्क में पाई जाती है। ये मिलकर बनी है ग्लूकोज से और ग्लैक्टोज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्टोज है हमारे पास। जब आप इस लैक्टोज को तोड़ेंगे तो आपके पास ग्लैक्टोज आएगा और ग्लूकोज आएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है C12H22O11। आखिरी किस्म कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास आ जाती है पॉलीसेकेराइड। यहाँ में पॉली का मतलब है मैनी, सेकेराइड का मतलब है शुगर, यानी कि बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, जिसमें बहुत सारी शुगर शामिल होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्यों ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि सेल वॉल अगर आप देखें प्लांट की तो वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। और कितने सारे प्लांट्स हैं, इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो नेचर में पाया जाता है वो पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ब्रांच शुगर्स होती हैं, यानी कि शुगर्स की ब्रांचेस निकली होती हैं और बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाली होती हैं। इसके एग्जांपल में सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार्च को। स्टार्च जो कि फ्रूट्स में पाई जाती है, सीड्स में पाई जाती हैं और ट्यूबर्स में पाई जाती हैं। अगर आप आलू को देखें तो आलू स्टार्च का सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टार्च आपको सिर्फ आलू से मिल सकती है। स्टार्च जो है वो एनिमल्स को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती है। अब कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है? ये ग्लूकोज देती है, यानी कि जब स्टार्च टूटेगी तो आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और हमें पता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। 2 तरह की हमारे पास स्टार्च आ जाती है। एक आती है अमाइलोज जो कि अनब्रांच्ड ग्लूकोज चेन है, यानी कि इसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में या अनब्रांच शेप में अरेंज हुए हैं, कोई साइड चेन आपके पास नहीं आ रही है। दूसरी जो टाइप आ जाती है वो है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन हमारे पास ब्रांच्ड ग्लूकोज चेन है। इसमें ग्लूकोज इस तरह से अरेंज होते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज सीधी लाइन में भी अरेंज हो रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। इसके साथ साथ एक साइड पे भी बॉन्डिंग कर रहे होते हैं दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये जो साइड बॉन्डिंग हमारे पास आती है ये एक ब्रांच हम इसको कहते हैं। तो इसके ब्रांचिंग की वजह से हम इसे कहते हैं कि अमाइलोपेक्टिन हमारे पास ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप स्टार्च को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। आयोडीन टेस्ट क्या करता है कि जैसे ही आयोडीन स्टार्च के साथ मिलेगी तो आपके पास ब्लू कलर आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आयोडीन का नॉर्मल कलर ये है येलो, लेकिन जैसे ही वो स्टार्च के साथ मिली है तो आपको ब्लू कलर मिल गया है। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है सेलुलोज। सेलुलोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है नेचर में, जैसे मैंने आपको बताया जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। इसके अलावा जो कॉटन है वो सेलुलोज की प्योर फॉर्म है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज पाई जाती है। तो अगली बार जब आप कॉटन इस्तेमाल करने लगें तो एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि भाई आप कॉटन नहीं सेलुलोज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सेलुलोज हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देगी जब वो टूटेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेल वॉल है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर आप बड़ा करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सेलुलोज मिल रहा है और सेलुलोज के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हुए अरेंज हैं। तो जैसे ही ये टूटेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। अब ह्यूमंस सेलुलोज को हज़म नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो ख़ास एंजाइम नहीं है।
सेलुलोज हज़म कर सकते हैं हर्बीवोर्स या वो जानदार जो घास खाते हैं। अब वो क्यों हज़म कर सकते हैं? क्योंकि उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो सेलुलेज एंजाइम को पैदा करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ये सेलुलेज एंजाइम जो है वो सेलुलोज के ऊपर अमल करता है और सेलुलोज को तोड़ता है और बनाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। आयोडीन के साथ सेलुलोज किसी किस्म का कोई कलर नहीं देती है। आखिरी एग्जांपल पॉलीसेकेराइड की हमारे पास आ जाती है ग्लाइकोजिन की। ग्लाइकोजिन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये ग्लाइकोजिन जो है वो एनिमल्स को कार्बोहाइड्रेट्स देती है जब टूटती है, यानी कि जिस्म के अंदर अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है या कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है तो ग्लाइकोजिन टूटेगी और आपको ग्लूकोज दे देगी। अब ग्लाइकोजिन लिवर में पाई जाती है, मसल्स में पाई जाती है और इसके अलावा बाकी तमाम सेल्स के अंदर भी ग्लाइकोजिन पाई जाती है। अब ग्लाइकोजिन जब टूटता है तो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं। अब ग्लाइकोजिन जो है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर 1,6 बॉन्डिंग भी पाई जा रही है। ये साइड चेन जो मैंने आपको बताया कि साइड चेन बन रही है, तो ये साइड चेन की वजह से हम कहते हैं कि ग्लाइकोजिन का स्ट्रक्चर क्या है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ग्लाइकोजिन आयोडीन के साथ रेड कलर देती है, यानी कि जैसे ही आप ग्लाइकोजिन को आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास रेड कलर बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।